जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? ले जनाब, असद कैसर साहब गिरफ्तार हो चुके हैं बनी गाला से और उनके ऊपर जो केसेस हैं वो गज्जू खान एक मेडिकल कॉलेज था जो 2014 में बना था और उसमें कुछ करप्शन है जो असद कैसर साहब से सरजद हुई या इनके ऊपर इल्ज़ाम है और उस इल्ज़ाम में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये इस वक्त पुलिस की हिरासत में है और इनके ऊपर ठीक ठाक बड़ा मुकदमा बन रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये इस मुकदमे से बरी हो जाएंगे और अगर ये बरी नहीं होते तो फिर इनकी क्या डेस्टिनी है और क्या ये परवेज खटक साहब की पार्टी में शामिल किया जा रहा है इनको और क्या ये वाकई उसमें शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इसके साथ साथ काशिफ अब्बासी साहब के साथ साथ अब ARY के एक और एंकर भी फारग हो गए। काशिफ अब्बासी साहब अभी फारग नहीं हुए, ये याद रखिएगा, लेकिन एक तासुर है। अब ये तासुर क्यों है ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी फारग हो गए हैं, क्यों फारग हुए हैं ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। और इसके साथ साथ सदर आरफ अलवी साहब के खिलाफ एक फैसला हो गया है और इस फैसले के आने वाले दिनों में ठीक ठाक किस्म के खतरनाक नतीजे निकलेंगे और अगर आने वाली गवर्नमेंट ने चाहा तो वो सदर आरफ अलवी साहब के खिलाफ गद्दारी का केस बना सकती है। वो केस क्यों बनेगा ये भी हम आपको आज के वीलाग में बताएंगे। हम सबसे पहले सदर आरफ अलवी साहब की तरफ आते हैं। आपको याद होगा कि 2022 में कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दी थी, उसके बाद असेंबली डिसॉल्व करने का उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया था और उस ऑर्डर के पीछे इमरान खान साहब थे। इमरान खान साहब की एक छोटी सी तकरीर थी और उस तकरीर के बाद कासिम सूरी साहब ने असेंबली डिसॉल्व की। असेंबली डिसॉल्व करने के बाद इमीडिएटली सदर साहब ने उसके ऊपर एक बाकायदा मोहर लगा के एक लेटर जारी करके उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब ये असेंबली नहीं है। और उसके बाद वो केस आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना सिर्फ असेंबली बहाल कर दी थी बल्कि कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग है उसे भी ओवर रूल कर दिया था और उसके साथ साथ कासिम सूरी साहब के बारे में यह भी डिक्लेयर कर दिया गया था कि इनके खिलाफ आइन शकनी का मुकदमा भी बन सकता है। आपको याद होगा उस वक्त क्योंकि सदर आरफ अलवी साहब ने असेंबली तोड़ने के का नोटिफिकेशन जारी किया था, तो कल जब इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस चल रहा था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने एक रिमार्क्स दिए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि सदर आरफ अलवी साहब के पास असेंबली तोड़ने का नोटिफिकेशन जारी करने का कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन इन्होंने ये गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम किया, जबकि इन्हें बाकायदा इलेक्शन देने की तारीख का इख्तियार था लेकिन इन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। आपको याद होगा कि सितंबर में सदर साहब ने खत लिखा था और उस खत में उन्होंने कहा था कि कानून और आइन के मुताबिक 6 नवंबर को इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन क्योंकि 6 नवंबर को इलेक्शंस नहीं हो रहे तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को इसकी तारीख देनी चाहिए। तो उस वक्त सदर आरफ अलवी साहब तारीख दे सकते थे, लेकिन सदर आरफ अलवी साहब ने कोई तारीख नहीं दी। उसके मुकाबले में उन्होंने यह बता दिया कि किस वक्त इलेक्शन होने चाहिए। तो उस दोनों चीजों का जब उन्होंने असेंबली तोड़ी और उसके बाद जब वो तारीख दे सकते थे उन्होंने तारीख नहीं दी, तो इस दोनों के रेफरेंस से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह डिक्लेयर किया कि सदर आरफ अलवी साहब ने आइन की खिलाफ वर्जी की है और इस खिलाफ वर्जी के तहत इनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा बन सकता है या इन्होंने बाकायदा गद्दारी का इर्तकाब किया है। तो ये एक ऐसा नुक्ता है जो जाहिर है अब डिसीजन तो नहीं है, लेकिन इस फैसले के अंदर वो बाकायदा शामिल हो चुका है। अब अगर आने वाली हुकूमत सदर आरफ अलवी साहब के खिलाफ कोई कानूनी या आईनी इकदाम करना चाहे, इनके खिलाफ कोई गद्दारी का केस करना चाहे तो वो कर सकती है। अब सवाल यह कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब अगर उनकी हुकूमत बनती है तो क्या वो सदर आरफ अलवी साहब के खिलाफ गद्दारी का केस चलाएंगे? सरदस मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अगर हुकूमत बनती है तो वो इस चीज को इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो गद्दारी के केसेस के खिलाफ है। लेकिन क्योंकि अब अदालत की तरफ से एक डिक्लेरेशन आ चुका है, तो अगर सदर आरफ अलवी साहब फ्यूचर में कोई ऐसी गलती करते हैं या फिर वो बड़ी एक्टिव किस्म की सियासत करने की कोशिश करते हैं, इमरान खान साहब को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, या जैसा ट्वीट उन्होंने एक बार किया था अगर आपको याद हो, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि मैंने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला नहीं किया था और ये जो फाइल थी मैंने एक साइड पर रख दी थी, लेकिन मेरे स्टाफ की गलती की वजह से या उन्होंने जानबूझ के मुझे अंधेरे में रख के ये कानून पास कर दिया था। तो इस किस्म की अगर गलती कोई सदर आरफ अलवी साहब फ्यूचर में करते हैं तो फिर डेफिनेटली ये केस एक्टिव हो जाएगा, फिर ये फैसला इसकी बुनियाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान सदर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देंगे, हो सकता है। लेकिन अगर सदर आरफ अलवी साहब खामोशी इख्तियार करते हैं, वो बाकायदा नए इलेक्शन का इंतजार करते हैं, नया इलेक्शन होता है उसमें वो कोई डर्टी पार्ट प्ले नहीं करते और नया सदर जब इलेक्ट हो जाता है
तो उसके बाद वो इक़्तिदार उसके हवाले करके अपने घर चले जाते हैं, तो फिर ये फाइल इसी तरह बंद रहेगी। लेकिन अगर इन्होंने कोई गड़बड़ की, कोई नई ट्वीट करने की कोशिश की, इलेक्शन के अंदर इन्होंने इमरान खान साहब को सपोर्ट करने की कोशिश की, कोई इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इकदाम करने की कोशिश की, या किसी जगह और ट्वीट करके इमरान खान साहब को सपोर्ट दी, तो फिर फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो जाएगी। तो एक बम आरिफ अलवी साहब की कुर्सी के नीचे रख दिया गया, जो अगर आरिफ अलवी साहब की किसी गलती का इंतजार करेगा, और अगर कोई गलती कर दी गई तो फिर डेफिनेटली ये बम फट जाएगा। अब हम आते हैं दूसरे इशू की तरफ। कल इस्लामाबाद पुलिस ने बनी गाला से असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लिया कि असद कैसर साहब साबिक स्पीकर असम्बली हैं, कौमी असम्बली हैं, और इन्हें गिरफ्तार किया गया। गजू खान एक मेडिकल कॉलेज है स्वाबी के अंदर, जो 2014 में इन्होंने ही बनाया था। उसके अंदर फर्नीचर के अंदर गड़बड़ की थी, कुछ तिब्बी आलात खरीदे गए थे, वो सब स्टैंडर्ड हैं। और इनके साथ साथ 418 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ भी केस है। तो बाकायदा एफआईआर लॉन्च करके असद कैसर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो इसकी गिरफ्तारी है, उसकी दो वजूहात बयान की जाती। पहली वजह तो यह है कि असद कैसर साहब ने परवेज खटक साहब के साथ, आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि मैं किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी नहीं करूंगा, मैं सियासत से ताइब हो रहा और बाकी जिंदगी में आराम से साइड पे रह के गुजारूंगा। लेकिन फिर कुछ अरसे पहले ये अली मोहम्मद खान साहब के साथ और बैरिस्टर सैफ साहब के साथ ये बाकायदा मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए थे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास बैठ के इन्होंने न सिर्फ इमरान खान साहब की एडवोकेसी की, बल्कि पीटीआई का मुकदमा लड़ने की कोशिश की, और मौलाना से कहा कि आप कोई एक राइट किस्म का पार्ट अदा करें। तो ये उससे ये इंप्रेशन मिला कि अब असद कैसर साहब दोबारा एक्टिव हो रहे हैं और वो सियासत के अंदर दोबारा वापस आ रहे हैं। तो यूं महसूस होता है रियासत को कि उन्होंने वादा खिलाफी की, और उस वादा खिलाफी की पहली सजा उन्हें यह मिली कि इनके खिलाफ बाकायदा एफआईआर लॉन्च हुई और फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल यह है कि फ्यूचर क्या है असद कैसर साहब का। अब असद कैसर साहब के पास सिर्फ दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो यह है कि ये अगर सियासत करना चाहते हैं तो परवेज खटक साहब की पार्टी ज्वाइन कर लें, और मेरा जाती ख्याल यह है कि परवेज खटक साहब अब इनके साथ राब्ते में हैं और वो इन्हें कायल कर लेंगे, और आने वाले अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर असद कैसर साहब ने परवेज खटक साहब की पार्टी ज्वाइन कर लेनी है। और दूसरा ऑप्शन इनके पास यह है कि फिर ये ऐलान करें कि मैं सियासत से ताइब हो रहा हूं, मेरा इमरान खान साहब के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं, मैं 9 मई और 10 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत करता हूं, और मैंने फैसला किया कि मैं किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी में शरीक नहीं होऊंगा। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खामोशी से अपने घर चले जाएं। और अगर ये नहीं करते, यानी अगर ये परवेज खटक साहब की पार्टी ज्वाइन नहीं करते, या फिर ये सियासत से ताइब होने का ऐलान नहीं करते, तो फिर एक थर्ड ऑप्शन ये है कि इनके ऊपर भी बेतहाशा मुकदमे बनाए जाएं। बिल्कुल इनको, जैसे कि कामरान बंगश साहब आपके सामने इनकी मिसाल मौजूद है कि उन्होंने भी सियासत से ताइब होने का ऐलान किया था, लेकिन अब वो दोबारा जब एक्टिव हुए तो उनके खिलाफ मुकदमे बनने शुरू हो गए, और वो 3 हफ्तों से अब मुख्तलिफ मुकदमात भुगत रहे हैं। एक जगह से उनकी जमानत होती है तो फौरी तौर पर एक दूसरे मुकदमे में पुलिस उनके घर के दरवाजे के सामने या जेल के दरवाजे के सामने खड़ी होती है, और उन्हें फिर गिरफ्तार करके किसी दूसरे थाने ले जाया जाता है। इस वक्त भी वो पुलिस की हिरासत में और चित्राल पुलिस की हिरासत में, क्योंकि उनके ऊपर बेतहाशा मुकदमे बन चुके हैं। तो इनके ऊपर भी अब बेतहाशा मुकदमे बन चुके हैं, और जब ये एक मुकदमे से निकलेंगे तो फौरी तौर पे दूसरे जिले की पुलिस इनका इंतजार कर रही होगी। अभी भी जब ये जेल से निकलते हैं तो दूसरे जिले की पुलिस वहां पहुंच जाती है और इन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। इस वक्त भी ये चित्राल पुलिस की हिरासत में है, और मुझे यकीन है कि जब ये चित्राल पुलिस की हिरासत से निकलेंगे तो फिर डीआई खान की पुलिस इनका इंतजार कर रही होगी, या टांग की पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी, और या फिर पेशावर की पुलिस इन्हें गिरफ्तार करके ले जाएगी। तो कामरान बंगश साहब जो है, उनकी मिसाल असद कैसर साहब के लिए काफी है कि जब उन्होंने वादा खिलाफी की तो उनके साथ फिर क्या सलूक किया गया। तो अब क्योंकि असद कैसर साहब वादा खिलाफी कर चुके हैं, तो अब इन्हें भी इसी तरह बुरी मिसाल बना दिया जाएगा। इन्हें भी एक जेल के बाद दूसरी जेल, एक पुलिस के बाद दूसरी पुलिस के पास जाना पड़ेगा। तो अब इनके पास भी यही ऑप्शन है कि या तो ये परवेज खटक साहब की पार्टी ज्वाइन कर लें, और अगर ये परवेज खटक साहब की पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते तो फिर इनके पास सेकंड ऑप्शन ये है कि सियासत से ताइब होकर बाकायदा ऐलान करके अब घर बैठ जाए, और उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान साहब या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रब्ता करने की गलती ना करें। और अगर ये नहीं करते तो फिर इन्हें वो सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा जिस प्रोसेस से बाकी लीडर्स पीटीआई के गुजरे हैं। तो फिर इन्हें एक के बाद दूसरी जेल के बाद तीसरी जेल, एक के बाद दूसरा मुकदमा, दूसरे मुकदमे के बाद तीसरा मुकदमा, और फिर इसी दौरान इन्हें फिर एक पुलिस के बाद दूसरी पुलिस, इन्हें बेतहाशा रगड़ा लगेगा। तो अब अगर ये रगड़ा खाने के लिए तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये रगड़े से बचना चाहते हैं तो फिर ऑप्शन वही 2 हैं इनके पास, या फिर ये कामरान बंगश बने
या फिर ये अली मोहम्मद खान साहब की तरह जेलें बर्दाश्त करें और फिर वहां से खामोश रहने का मुआहदा करके बाहर आएँ, या फिर ये दूसरी पार्टी ज्वाइन करें और आराम से अपनी जिंदगी गुजारें। अब इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम ARY की तरफ आते हैं। ARY के अंदर एक एंकर हैं, बल्कि मशहूर जर्नलिस्ट हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, चौधरी गुलाम हुसैन साहब। इनको भी ARY की तरफ से फारिग कर दिया गया। अब इनकी फरागत की वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ साहब की भरपूर मुखालफत है, या मरियम नवाज साहबा के बारे में जो इनके हालात का ये इजहार करते रहे बार बार, और बार बार इनको समझाया भी गया कि आप ये हरकत ना करें, लेकिन ये बाज नहीं आए। यहाँ पे याद रखिएगा कि इनका एक नैरेटिव एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। जब जनरल फैज हमीद साहब फारग हुए और जब जनरल बाजवा साहब फारग हुए और उसके बाद PTI का एक दौर आया जिसमें ऐसे महसूस होता था कि ये पूरे पाकिस्तान को बदल के रख देंगे और पाकिस्तान के अंदर एक बगावत हो जाएगी, तो उस वक्त चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक नैरेटिव लिया था। लेकिन जब इन्हें महसूस हुआ कि मामलात अब हमारे हाथ से निकल गए हैं और ARY भी मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने खामोशी इख्तियार कर ली थी। अब ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत को हदफ तनकीद बनाते थे। लेकिन अब क्योंकि अगली गवर्नमेंट सबको नजर आ रही है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बन जाएगी, मियां नवाज शरीफ साहब अब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, तो ARY अब अपनी गुंजाइश पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ARY को महसूस हो रहा है कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट अब नहीं रह सकते, हम आने वाले दिनों में एंटी गवर्नमेंट भी नहीं रह सकते, तो हमें जो मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है उसकी हमें हमदर्दियां हासिल करनी होंगे, हमें एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी अपने मामलात को दुरुस्त करना होगा। तो अब इसमें जो पहला फेज था वो काशिफ अब्बासी साहब था। काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम के ऊपर ऑलमोस्ट पाबंदी लग गई है और वो इस वक्त बज़ाहिर छुट्टियों पे हैं, लेकिन उनकी कंपनी ने, उनके इदारे ने उन्हें पाबंद कर दिया है कि वो किसी किस्म का रिस्पांस नहीं करेंगे। इसलिए आप देख लीजिए कि वो ट्वीट भी नहीं कर रहे, किसी के शो में बैठ के बात भी नहीं कर रहे, अपने जो चैनल है उसको भी किसी किस्म का वो बीपर नहीं दे रहे, चुप करके खामोशी से एक साइड पे बैठे हुए हैं। और इस दौरान इनका चैनल इनके लिए रास्ता हवार करने की कोशिश कर रहा है। कुछ दो ऐसे लीडर्स हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो इनसे सॉफ्ट कॉर्नर इनके लिए रखते हैं और वो मियां नवाज शरीफ साहब को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट को भी कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। गो एस्टैब्लिशमेंट या मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई ऐसा रिस्पांस नहीं आ रहा कि हम काशिफ अब्बासी साहब के खिलाफ हैं या हम इस चैनल पर पाबंदी लगाना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि अब आने वाली हुकूमत के बारे में सबको अंदाजा है, तो अब काशिफ अब्बासी साहब वाकई थोड़े से गर्म पानियों में इस वक्त हैं। मैं जनरली समझता हूं कि वो ज़बरदस्त जर्नलिस्ट हैं, उनका कैरियर बड़ा ज़बरदस्त है, शो वो बहुत अच्छा करते हैं और ऐसा शो करते हैं कि जिनको पाकिस्तान में बहुत पजीराई हासिल है। लेकिन अपने पॉलिटिकल व्यू की वजह से थोड़ा सा उनके ऊपर ये मुश्किल वक्त आया है, लेकिन क्योंकि जेन्युइन जर्नलिस्ट हैं वो अपना रास्ता दोबारा निकाल लेंगे। और ARY भी ज़ाहिर है बड़ा चैनल है, इस चैनल को भी इस तरह टोटल बंद नहीं किया जा सकेगा और ना ही इसका साइज छोटा किया जा सकेगा। अल्टीमेटली ये एक सेटलमेंट हो जाएगी और काशिफ अब्बासी साहब दोबारा स्क्रीन पे आ जाएंगे। लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब का जहां तक मामला है, तो मुझे चौधरी गुलाम हुसैन साहब फौरी तौर पे वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जाहिर है वो कोई प्रॉपर शो तो कर नहीं रहे थे, वो एक तजियाकार की हैसियत से ARY के साथ मुंसलिक थे। अब ARY को महसूस होता है कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब की मौजूदगी से हमें नुकसान पहुंच सकता है, तो अगर चैनल ने अपने आप को चलाना है, अपने आप को बचाना है, तो फिर इन्हें चौधरी गुलाम हुसैन की मुस्तकिल कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो चौधरी गुलाम हुसैन साहब के मामले में आप ये समझ लें कि उनकी एक मुस्तकिल कुर्बानी हो चुकी है। तो मुझे सरेजस ये वापस आते हुए नजर नहीं आ रहे, लेकिन काशिफ अब्बासी साहब अनकरीब आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे। लेकिन उनके जो व्यूज हैं उनके अंदर 180 दर्जे की तब्दीली आप महसूस करेंगे।